सभी को गुड मॉर्निंग। आदित्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से कई दिनों बाद स्वागत है। कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी सेट में, इसीलिए कई दिन क्लासें आपकी नहीं चल पाई, लेकिन आज से दोबारा कंटिन्यू क्लासें चलेंगी और जो क्लासें मिस हो चुकी हैं आपसे, वो क्लास की रिकॉर्डिंग करके दोबारा आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो इस टेंशन में ना रहें कि साहब बीच में से हमारे टॉपिक निकल गए, तो वो सारे टॉपिक आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे आज या कल में, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। ठीक है, देखिए आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है भारत के खनिज, यानी कि मिनरल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में अपन ने कल थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन मैं एक बार फिर इसका रिवीजन कर रहा हूं आपके सामने। जल्दी से कर लेते हैं इस चीज को। देखिए बेटा, जो खनिज होते हैं, खनिजों के बारे में मैंने आपको बताया। अगर इसकी शाब्दिक उत्पत्ति देखते हैं खनिज शब्द की, तो खनिज शब्द की जो शाब्दिक उत्पत्ति है वो खन प्लस ज, यानी कि खन का मतलब है खनन यानी खोदना, और जा का मतलब होता है जन्म लेना। क्या होता है? जन्म लेना। यानी कि ऐसी वस्तु जिसका जन्म खोदने से हुआ है उसको क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। ठीक है, देखें खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार होता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। खनिजों पर राज्य सरकार का भी अधिकार होता है और खनिजों पर केंद्र सरकार का भी अधिकार होता है। राज्य सरकार का जो अधिकार है वो धरातल पर जो खनिज स्थित हैं उस पर होता है। ठीक है, और केंद्र सरकार का जो अधिकार है वो होता है तटीय इलाके वाले खनिजों में। इट मीन्स तटीय इलाके का मतलब ये नहीं कि धरातल का जो तट है उसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं समुद्र के अंदर की। किसकी? ठीक है ना, तो भारत के जो तटीय क्षेत्र है, यानी कि जो तटीय क्षेत्रों पर जो समुद्र महासागर स्थित है, ठीक है ना, महासागरों में जो खनिज है उन पर अधिकार होगा किसका? केंद्र सरकार का। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, खनिजों पर दोनों ही गवर्नमेंट का अधिकार होता है, राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी। ठीक है, जैसे कि मैं राजस्थान की बात कर लूं अपने की, तो राजस्थान में आपको पता है 79 प्रकार के खनिज हैं। कितने? इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है ना, अब एक और खनिज जैसे कि अपन बात कर ले पेट्रोलियम की, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महंगा खनिज है। कई सारे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है पेट्रोलियम पर। जैसे अपन गल्फ कंट्रीज की बात कर लें, ठीक है ना, जो खाड़ी देश है हमारे, चाहे सऊदी अरब अमीरात है, चाहे सऊदी अरब है, चाहे इराक है, ठीक है ना, इन देशों की जब बात करते तो इनकी जो पूरी इकोनॉमी है वो इस पेट्रोलियम पर ही टिकी हुई है। समझ में आ गई बात? तो राजस्थान में पेट्रोलियम का मिलना राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है ना, अब राजस्थान के अंदर यानी कि राजस्थान की सीमा क्षेत्र के अंदर जो पेट्रोलियम है उस पर किसका अधिकार होगा? तो राज्य सरकार का। किसका होगा? ठीक है, दूसरी तरफ अपन जाएं, जैसे कि बॉम्बे आई क्षेत्र है। कौन सा है? बॉम्बे आई जो क्षेत्र है वो अरब सागर में स्थित है। किस में स्थित है? तो उस पर किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का। तो बात समझ में आ गई, महासागरों के जो खनिज है उन पर अधिकार केंद्र सरकार का, और स्थल क्षेत्र पर जो खनिज है उन पर अधिकार राज्य सरकार का। क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं। अपतटीय क्षेत्रों में खनन व विनियम का कार्य कौन करती है? केंद्र सरकार। अपतटीय का मतलब समझ गए ना, तट के पास जो समुद्री क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा, संसाधन की डेफिनेशन देख लें। वह वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है उसको क्या कहेंगे अपन? संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लियर? अब देखें संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन साहब दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और एक होते हैं मानवीय। ठीक है, दो प्रकार के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को अगर अपन वर्गीकृत करते हैं तो ये इसको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में प्राकृतिक संसाधनों को बांट सकते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर?
उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होंगे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है ना। जैव संसाधन का मतलब जिनमें कि जीवन हो, ठीक है, और अजैव का मतलब जिसमें जीवन ना हो। समझ में आ गई बात? ठीक है। आगे बात करें विकास एवं उपयोग के आधार पर, तो ये भी दो प्रकार के हैं, एक वास्तविक और एक संभाव्य। वास्तविक का मतलब होता है जो संसाधन आज हमारे सामने हैं, जिनका उपभोग हम कर रहे हैं रिसेंटली, ठीक है ना। और संभाव्य का मतलब यह है कि फ्यूचर में इस संसाधन की संभावना है कि भाई ये संसाधन जो है ये हमारे काम आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये दो प्रकार के संसाधन हो गए, विकास एवं उपयोग के आधार पर, एक वास्तविक दूसरा संभाव्य। वितरण के आधार पर बात करें तो एक तो होता है सर्वव्यापक और एक होता है स्थानिक। ठीक है ना। स्थानिक का मतलब है स्थान विशेष पर पाए जाने वाला संसाधन। ठीक है। जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, ये धातु जो होगी, ठीक है ना, ये किसी स्थान विशेष पर पाई जाती है। अब सर्वव्यापक की बात करें तो सर्वव्यापक का मतलब है कि जो कि चारों तरफ है, यानी पूरी पृथ्वी पर है। जैसे कि अपना सौर ऊर्जा, वो सॉरी जो सौर की जो किरणें हैं सूर्य की, ठीक है ना, तो वो कैसा है? वो सर्वव्यापक है। कैसा है वो? सर्वव्यापक है। ठीक है। स्थानिक का मतलब समझिए स्थान विशेष पर। उसके बाद पुनः उपयोग के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पुनः उपयोग के आधार पर दो प्रकार के, एक तो नवीनीकरण और एक अनवीनीकरण। तो ये नवीनीकरण हो गया, कौन सा हो गया? ये नवीनीकरण। और ये अनवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब है ऐसा संसाधन जिसका एक बार यूज करके हम दोबारा से भी यूज कर सकते हैं, वो होता है नवीनीकरण संसाधन। जैसे कि सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है ना, ये कैसे हैं? ये सब नवीनीकरण वाले संसाधन है। ठीक है ना। सौर ऊर्जा है, आपको पता है वो खत्म नहीं होनी है, ठीक है ना। जल ऊर्जा या जल संसाधन की बात कर लें, ठीक है ना, जल का भी खत्म नहीं होगा। हमने एक जगह डैम बनाकर उससे लाइट बना ली तो दूसरे जगह आगे चलकर फिर उसी पानी से अपन डैम बनाकर लाइट बना सकते हैं, तो नवीनीकरण में आएगा, सीधी सी बात है। अनवीनीकरण का मतलब है ऐसे संसाधन जिनका यूज सिर्फ अपन एक बार करते हैं और दोबारा से उनका यूज नहीं करते। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, गैस हो गई, ये अनवीकृत या अनवीनीकरण संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? ठीक है। आगे चलें। देखें बेटा, खनिज की डेफिनेशन यहां पर दे रखी है कि पृथ्वी की चट्टानों में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ। खनिज तो सीधी सी बात है पृथ्वी की चट्टानों में ही पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब होता क्या है, जिसका एक निश्चित क्या होता है, रासायनिक संगठन होता है, एक उसकी परमाणविक संरचना होती है और उसका एक कोई भौतिक गुणधर्म होता है, ठीक है ना। तो उस वस्तु को क्या कहेंगे अपन? खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है। क्लियर? आगे बात करें खनिज निकालने की विधियां, सॉरी ये नोट लग रहा है यहां पर, इसको देख लेते हैं कि खनिज दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कुछ खनिज ऐसे हैं अपवाद के रूप में जिनमें एक ही तत्व होता है। क्लियर? आगे बात करें खनिज निकालने की विधियां, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, ठीक है, ये पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। खनिज निकालने की विधियां, खनिजों को अपन तीन प्रकार की विधियों के द्वारा निकालते हैं। पहला है खनन के द्वारा, दूसरा है प्रवेदन के द्वारा और तीसरा है आखनन के द्वारा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि कौन सा खनिज किस विधि के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो खनन के द्वारा देखें, चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं, किसमें? चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं वो खनन विधि के द्वारा निकाले जाएंगे। इट मीन्स माइनिंग करके, चाहे पत्थर हुआ आपका, चाहे कोयला हुआ, चाहे लोहा हुआ, चाहे तांबा हुआ, चाहे सोना चांदी, जो भी है, ठीक है ना, वो सारे के सारे खनन विधि के द्वारा निकाले जाएंगे। प्रवेदन विधि इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग, ठीक है। देखो बेटा, ड्रिलिंग यानी कि ड्रिल करके पृथ्वी के अंदर से ड्रिल करके क्या निकाला जाएगा? पेट्रोलियम और गैस। ये ध्यान रखना,
तो आपसे अगर पूछा जाए कि पेट्रोलियम और गैस किस विधि के द्वारा निकाली जाती है, तो प्रवेदन या फिर ड्रिलिंग। प्रवेदन का मतलब है छेद करके, ठीक है, या ड्रिल करके। उसके बाद है आखनन। कौन सी है? आखनन विधि, यानी सतह के निकट पाए जाने वाले जो खनिज हैं वो आखनन विधि के द्वारा निकाले जाते हैं। जैसे कि पत्थर, जो मकान बनाने वाला पत्थर होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, चाहे अपन संगमरमर की बात कर लें, ठीक है, चाहे चूना पत्थर की बात कर लें, समझ में आ गई बात? वो सब कौन सी विधि से निकाले जाएंगे? आखनन विधि से। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपरी पटल पर ही पाई जाती हैं। इनके लिए ऐसा नहीं है कि हमें कहीं 400 मीटर या 500 मीटर की खुदाई करके तब निकाला जाएगा। वो तो कोयले के साथ ही होता है। ऐसा किसके साथ होता है? ठीक है ना, पत्थर वगैरह जो है ये तो ऊपर ही होते हैं, तो इनको अपन आखनन विधि के द्वारा आराम से निकाल लेते हैं। तो ये 3 प्रकार की विधियां बेटा खनिज निकालने की, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलें, खनिजों की बात कर लें। खनिज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक और एक अधात्विक, ठीक है। धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 लौह खनिज और नंबर 2 अलौह खनिज। लौह खनिज में कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले तो लोहा ही आएगा, लौह अयस्क। दूसरा मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल और टंगस्टन, ठीक है ना। लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल और टंगस्टन ध्यान रखना। और टंगस्टन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बल्ब का जो फिलामेंट बनाते हैं उसमें यूज होता है इसका। बल्ब के फिलामेंट बनाने में, क्या बनाने में, ठीक है ना। आजकल तो आपको पता है वो बल्ब लगभग खत्म ही हो चुके हैं, अब तो एलईडी बल्ब चल रहे हैं। और इसका कारण सीधा सीधा सा ये है कि एलईडी जो बल्ब है वो लाइट का कंजप्शन बहुत कम करता है, और जो पुराने बल्ब थे जिनमें ये फिलामेंट लगा होता था, ठीक है ना, उनमें लाइट ज़्यादा खर्च होती थी। इसीलिए उसकी जगह पर हमने क्या किया है, एलईडी बल्बों का यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिससे कि लाइट की खपत कम हो। दूसरा देखें अलौह खनिज, जैसे कि तांबा, लोहा नहीं होता इसमें, ठीक है, एल्यूमिनियम, टिन, सीसा, सोना, चांदी, प्लेटिनम और जिंक, ठीक है ना। इनमें एक चीज और रह गई, एक धात्विक खनिज और रह गया, पारा धातु का धातु है, धातु ही है ना, तो धात्विक खनिज हो जाएगा सीधा सीधा। लेकिन धात्विक में भी कैसा होगा, ये अलौह होगा, लोहा थोड़ी होता है इसमें, है ना। और इसकी एक विशेषता है कि ये तरल अवस्था में रहता है। पारा कैसा रहता है? तरल अवस्था में, जबकि धातु हमेशा कैसी होती है? ठोस। कैसी होती है? ठोस होती है। लेकिन पारा धातु है अपने आप में, लेकिन तरल अवस्था में है। इसको ध्यान रखना है आपको, है ना, ठीक है। आगे देखें, अधातु खनिजों में, यानी कि इनमें धातु नहीं होती, जैसे कि अब्रक, एस्बेस्टोस, संगमरमर, ग्रेनाइट, नमक, गंधक, चूना पत्थर, जिप्सम और पाइराइट, इनमें बिल्कुल धातु नहीं पाई जाती। ये धातु विहीन खनिज है, ध्यान रखना। तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बनने की संभावना यहां से होती है, ठीक है। और खासकर पारे पे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जब कोई उठाएगा यहां से, तो वो पारे को लेकर उठाएगा कि पारा धात्विक है या अधात्विक है। तो धात्विक खनिज है पारा, ठीक है। वो बात अब अलग है कि उसकी प्रकृति कैसी है, लिक्विड, लिक्विड शेप में उसकी या लिक्विड फेज में उसकी क्या है, एक नेचर है या प्रकृति है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखने। देखो भाई, अब्रक जो है इसमें धातु नहीं होता, ये ध्यान रखना। धातु नहीं है तो इसमें करंट नहीं आएगा। हाँ, वो यही, हाँ, तुम बात अपनी भाषा में बोले, चिरैया, चॉकलेटी कलर की ये होती है। और जो लाइट के ये खंबे होते हैं, है ना, तो लाइट के खंभों से होकर ही वायर जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो लाइट के खंभे जो उस पर जो लोहे की छड़ लगी होती है वहां पे के बाद तारे कस के और निकालते हो आगे, है ना। उस लोहे की छड़ पर ये अब्रक का जो गोल गोल वो होता है ना, हाँ, जब चिरैया कहें अपनी लोकल भाषा में, वायर लगामे और फिर उस वायर को
इस पर से होकर निकाला जाता है, चिरैया पे से होकर, जिससे कि उसमें करंट ना आए खंभे में। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो इसका यूज होता ही इसीलिए, इसका जो यूज है अब्रक का, वो एक तो अब्रक की ईंट बनाने में होता है, और अब्रक की ईंट बनाने का कारखाना भारत में भीलवाड़ा में है, ये ध्यान रखना। कहां पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है ना? दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में अब्रक का यूज किया जाता है। तो दो ही यूज है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है? एक तो अब्रक की ईंट बनाई जाती है इससे, और एक इलेक्ट्रॉनिक सामान। एस्बेस्टॉस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये एस्बेस्टॉस जो है, ये रेशेदार खनिज है। कैसा है? रेशेदार खनिज है, ये ध्यान रखना। ठीक है? उसके बाद संगमरमर, ये पत्थर है अपने आप में। ग्रेनाइट पत्थर है अपने आप में। नमक एक रासायनिक खनिज है। कैसा है? रासायनिक खनिज है नमक। नमक में करंट आवेगा ना आवे, तो धातु ना आएगा, मतलब है ना। गंधक है, विस्फोटक खनिज है कई, है ना। इसमें पोटाश मिला देते हैं तो ये इसमें क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। समझ में आ गई बात? दूसरा है चूना पत्थर। क्या है? सीमेंट बनाने में सर्वाधिक यूज होता है चूना पत्थर का, तो इसमें भी करंट नहीं आता, ये भी अधात्विक है। और फिर है जिप्सम। कौन है? ये भी अधात्विक खनिज है। और फिर पाइराइट। ठीक है ना? तो ये याद रखने मित्रों आपको। ठीक, आगे चले बेटा। धात्विक खनिज, इनके बारे में ये ध्यान रखना है आपको कि ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं अधिकांशतः। ठीक है? और कौन से युग की आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में? तो धारवाड़ युग की। कौन से युग की? तो ये आपको ध्यान रखना, पूछा जाए कि धात्विक खनिज कौन से युग की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो धारवाड़ युग की। और चट्टान का नाम ही पूछ ले तो फिर आग्नेय और कायांतरित हो जाएगा। क्लियर? दूसरा है, धात्विक खनिज जो है ये भंगुर होते हैं और पीटने से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। दूसरा ध्यान रखना, ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सी चट्टानों में? पृथ्वी पर 3 ही प्रकार की चट्टानें हैं, अवसादी, आग्नेय और कायांतरित। तो जो अधात्विक खनिज है वो सारे के सारे अवसादी चट्टानों में, और जो धात्विक खनिज है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। क्लियर? आगे देखें, ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज यानी जिनसे कि ऊर्जा प्राप्त होती है, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे गैस हो, और चाहे परमाणविक खनिज हो। ठीक है ना? इन सभी से क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। कोयला से ऊर्जा प्राप्त होती है ना? पेट्रोल से? कोयला से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? ऊर्जा तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं शायद, बताओ तो मुझे आप। कोयला से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? लाइट बनाने में। वेरी गुड। और रेल चलवे में। शुरुआत में कोयले से ही रेल चली थी, है ना? अब नहीं चलती, लेकिन शुरुआत में जो भाप के इंजन की जो रेलें थी वो कोयले से ही चलती थी बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोयले में ऊर्जा है तभी तो रेल चला दी बने, है? ऊर्जा ना होती तो कहां से चलती? ऐसे ही पेट्रोल जो है, पेट्रोल आपको पता है 4 व्हीलर्स गाड़ी, या 4 व्हीलर गाड़ी क्या है, जितने भी ऑटोमोबाइल्स के अंतर्गत जो गाड़ियां आती हैं या ट्रक वगैरह जो हैं वो भी सब पेट्रोलियम से चलते हैं। रेल तक भी अब पेट्रोलियम से ही चलती है। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम का मतलब डीजल भी है। पेट्रोलियम में कई सारी चीजें आती हैं, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, मिट्टी का तेल आता है, गैस नहीं, गैस अलग होती है। पेट्रोलियम में से जो चीज प्राप्त होती है मैं आपको वो बता रहा हूं। सबसे पहले एक क्या बोलते हैं, जो हवाई जहाज जिस फ्यूल से चलते हैं ना, एक तो वो फ्यूल निकलता है इससे। दूसरा फिर पेट्रोल, फिर डीजल, उसके बाद कैरोसिन, उसके बाद है आपका कोल तार। ठीक है? हाँ, गोल तार बोले का है हमारे वहां, कोल तार होता है वो। ठीक है? उसके बाद है अपने मुंह पे लगाने वाली वैसलीन। हाँ, वो यहीं से प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, हाँ, ग्रीस वो भी इसी से निकलती है, ऑयल वो भी इसी से निकलता है। समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीजों को मिलाकर हम बोलते हैं पेट्रोलियम, और इसको पेट्रोलियम को कच्चा तेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ आप पेट्रोल से ही मत मान लेना कि पेट्रोल ही पेट्रोल है ना? डीजल बीजल ये सारी चीजें जो है, ये सभी चीजें संयुक्त रूप से पेट्रोलियम कहलाती हैं। क्लियर? तो आपने देखा होगा गाड़ियां पेट्रोल से भी चलती हैं, गाड़ी डीजल से भी चलती है, गाड़ी गैस से भी चलती है।
है ना। तो ये सारे के सारे क्या हुए, ऊर्जा खनिज हुए। कैसे हुए, ऊर्जा खनिज। और ये पाए कहां जाते हैं, तो अवसादी और आग्नेय चट्टानों में। अवसादी और आग्नेय चट्टानों में। अवसादी चट्टान में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो कोयला पाया जाता है, पेट्रोलियम और गैस। आग्नेय में कौन सा पाया जाता है, तो आग्नेय में ध्यान रखना परमाणु की जो खनिज हैं, चाहे अपन यूरेनियम की बात कर रहे हैं, चाहे थोरियम की बात कर रहे हैं, चाहे प्लेटिनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों जो यूरेनियम खनिज, वो सॉरी जो परमाणु खनिज हैं, वो आग्नेय चट्टानों से मिलेंगे, इतना ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है। तो ईंधन खनिज भी दो प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं, अवसादी में भी और आग्नेय में भी। अवसादी में आपका कोयला, पेट्रोलियम और गैस होगी, और आग्नेय में आपके परमाणु खनिज होंगे। क्लियर, आगे चलें। भारत की खनिज पेटियां, ठीक है ना, अपन इनको कल भी पढ़ चुके थे। भारत में 6 खनिज पेटियां टोटल, कितनी है, 6। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज पेटी है वो है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, या इसको अपन छोटा नागपुर पेटी के नाम से भी जानते हैं। और ये आपके कहां पर है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का कुछ भाग, झारखंड, और ये वाला जो एरिया है ये है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय खनिज पेटी। खनिज पेटी, ठीक है। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं कि साहब ये भारत का सबसे संपन्न खनिज क्षेत्र है। सर्वाधिक जो खनिज है भारत में वो इसी खनिज पेटी से निकाले जाते हैं, तो संपन्न खनिज क्षेत्र है। अब सारे खनिज क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से पेट्रोलियम और गैस भी निकलती हैं। ये लोहा, धातु, लोहा, कोयला, इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। पेट्रोलियम यहाँ से नहीं निकलता, ठीक है। पेट्रोलियम राजस्थान में है, गुजरात में है, बॉम्बे में है, और एक असम में है, बस। कैसे, ऊपर लो पर आया होगा, फिर क्या सोच रहे है? क्या कह दिया तूने इसे? क्या लग रहा है कानों में? हाँ बोल ना। कौन कह रहा हो? किल्विस और किल्विस, आगे देखें। ये जो उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी है, जो छोटा नागपुर की जो खनिज पेटी है, इसको भारत का क्या कहते हैं, खनिज हृदय, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद भारत का इसको क्या कहते हैं, रूर प्रदेश। और कारण, रूर प्रदेश जर्मनी में, जर्मनी में आपको पता है एंथ्रेसाइट कोयला निकलता है, तो इस क्षेत्र में भी कोयला निकलता है, इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कह देते हैं, भारत का रूर प्रदेश। क्लियर, आगे बात करें, इसे लौह इस्पात पेटी भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में जो सर्वाधिक लोहा निकलता है बेटा, वो इसी उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय खनिज पेटी से निकलता है, इसीलिए इसको लौह इस्पात पेटी भी कहा जाता है, रूर प्रदेश भी कहा जाता है, भारत का खनिज हृदय भी कहा जाता है, भारत का सबसे संपन्न खनिज क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी की बात करें, मध्य पेटी। कौन सी पेटी? मध्य पेटी का जो विस्तार है, इसको मिटा दूं, मध्य पेटी का जो विस्तार है बेटा, वो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश आपके सामने ये रहा, आंध्र प्रदेश के बाद ये तेलंगाना, तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश आ गया, और ये हिस्सा महाराष्ट्र का आ गया। इसको बोलेंगे अपन मध्य पेटी। क्या बोलेंगे? मध्य पेटी, ठीक है। तो आपसे इसमें सिर्फ ये राज्य पूछ सकता है कि जो मध्य खनिज पेटी है वो कहां पर स्थित है,
तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, इसका मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ठीक है, यहाँ पर मध्य पेटी स्थित है। उसके बाद देखते हैं दक्षिण पेटी। दक्षिण पेटी दो ही राज्यों में स्थित है, कर्नाटक और, ये आपका कर्नाटक हो गया और ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है ना। ये आपकी दक्षिणी पेटी कहलाती है। क्या कहलाती है ये? दक्षिणी खनिज पेटी। ठीक है, उसके बाद देखें दक्षिण पश्चिमी पेटी। दक्षिण पश्चिमी पेटी में एक तो गोवा, एक कर्नाटक और एक केरल, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगी आपकी दक्षिणी पश्चिमी खनिज पेटी। नो, जो अभी तटीय क्षेत्र में, समुद्र में नहीं है, ये तो मैंने बता दिया बस ऐसे। हाँ, जो समुद्र में होगी वो उसी पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा, ठीक है। स्थलीय भाग पर कभी भी केंद्र सरकार का अधिकार नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा उत्तरी पश्चिमी पेटी। उत्तरी पश्चिमी पेटी में आपका राजस्थान और गुजरात, ये दो जिले हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तरी पश्चिमी पेटी, ठीक है ना। और उसके बाद बच गया आपका अन्य पेटियां। अन्य पेटियों में हिमालय क्षेत्र आएगा और समुद्री क्षेत्र आएगा, यानी कि ये पूरा जो एरिया है ये वाला, ठीक है ना, ये हिमालय खनिज पेटी हो गया। और ये इधर को बंगाल की खाड़ी, इधर को अरब सागर, इधर को हिंद महासागर, ये आपका समुद्री खनिज पेटी क्षेत्र हो गया, ठीक है। हाँ, समुद्र वाला ये सीधा फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन आएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो ये 6 खनिज पेटी हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा याद रखने के लिए, ठीक है। इनमें सिर्फ आपको ये राज्य याद रख लेने मोटे मोटे से कि कहां पर है, ठीक। आगे चले, देखें खनिज नीतियां। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी खनिज हैं वो एक निश्चित मात्रा में हैं। किसमें है? निश्चित मात्रा में है, उनको एक न एक दिन खत्म होना है, ठीक है। तो उनका दोहन करने के लिए, और दोहन भी कैसा? सदुपयोगी दोहन, ठीक है। उसके लिए भिन्न भिन्न समय पर गवर्नमेंट्स के द्वारा विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां बनाई गई कि किस प्रकार से हमको इस खनिज का दोहन करना है, कितना करना है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में करना है, कितने की आवश्यकता है। समझ में आ गई बात? दूसरा, इन खनिजों का दुरुपयोग ना हो, यानी कि अपन ऐसा ना करें कि आंख मूंद के और दोहन करते जाएं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो जो खनिज हैं वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। भाई कुछ रिजर्व भी तो रखना पड़ेगा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। हम भी तो करते हैं ऐसा घर में, कितना करें? करें ना। मान लीजिए अगर अपन 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे होते हैं तो वह में तो 20-25 हजार रुपया ने तो घरेलू खर्च में खर्च कर देते हैं। उसके बाद फिर कुछ पैसे अपन सेविंग में रखते हैं। अब सेविंग में क्यों रख रहे हैं? भविष्य में काम आए, है ना। कब काम आए? भविष्य में। यही सेम जो थॉट है वो गवर्नमेंट का होता है कि भाई ये जो खनिज है ये हमारे पास एक निश्चित मात्रा में है, तो इनका सदुपयोग किया जाए जिससे कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसको यूज में ले सकें, इससे लाभान्वित हो सकें, ठीक है ना। भाई हम जो सेविंग कर रहे हैं वो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि हम अपने लिए नहीं करते। सेविंग कभी अपने लिए नहीं होती, खर्चा अपने लिए होता है। सेविंग हमेशा बच्चों के लिए की जाती है। इट मीन्स जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए सेविंग की जाती है, ठीक है ना। भाई मेरा बच्चा बड़ा होगा तो आगे जाके इसको
आर्थिक सहायता मिल जाएगी, इस सोच के साथ अपन सेविंग करते हैं। वरना मेरे हिसाब से तो गलत है। बच्चों के लिए सेविंग नहीं, बच्चों के लिए सेविंग नहीं करनी चाहिए, पैसे की सेविंग नहीं करनी चाहिए। कर भी रहे हैं तो बच्चों को पता नहीं होना चाहिए। इस चीज का नेगेटिव असर पड़ता है बच्चे की सोच पर। जब उसको यह पता चल जाएगा कि मेरा जो बाप है वो मेरे लिए आराम से मेरे भविष्य के लिए सब कुछ तैयारी करके जा रहा है पैसे वगैरह की, तो फिर वो क्यों प्रयास करेगा? फिर वो प्रयास नहीं करेगा अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए कि मैं आगे चलकर पैसा कमा पाऊं, वो नहीं करेगा। और जब ऐसा नहीं होता है तो उस बच्चे का जो फ्यूचर है वो दुखदाई हो जाता है। हम तो नहीं रहते देखने के लिए उसके फ्यूचर को, लेकिन दूसरे जरूर रहते हैं। दूसरे का मतलब उसके जो दोस्त वगैरह हैं। समझ में आ गई बात? इसीलिए मैं हमेशा ये सोचता हूं, आप पे चाहे कितना भी पैसा है, आप कितने भी पैसे वाले हो, कभी भी बच्चे को ऐसे ओपनली हैंड मत रखो, बच्चे के खुला हाथ मत रखो बच्चे के लिए। बच्चे ने पैसे मांगे, आपने तुरंत जेब से निकाल के दे दिए, ये बहुत गलत है। ये हम अपने बच्चे को खुद बिगाड़ रहे हैं, ये मान के चलना, उसके फ्यूचर के साथ हम खुद ही खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये जो चीजें हैं ये ऐसा नहीं है कि खुद पे बीते तभी हमें आनी चाहिए, है ना। सीखने के लिए ये जो चीजें हैं ये आपको समाज से सीखने को मिलेंगी। किताबों में सब पूरा ज्ञान नहीं होता है। सीखना है तो बाहर से ज्यादा सीखो, आप अपनी जो कम्युनिटी है उससे सीखोगे ज्यादा। किताबों से बहुत कम सीख पाता बंदा, ध्यान रखना इस चीज को। और किताबों का जो ज्ञान है वो कभी भी एक व्यक्ति के जीवन में काम नहीं आता है, बहुत कम काम आता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक, आप जब किसी नौकरी की तैयारी वगैरह करोगे तभी किताबी ज्ञान काम आएगा, वरना जीवन जीने के लिए सामाजिक ज्ञान काम आता है, ये ध्यान रखें आप। मैंने एक चीज मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरा एक दोस्त था, उसके भी पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे भी पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर हमारी जो फ्रेंड सर्कल थी उसमें से 90% के जो पेरेंट्स थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आदमी थे। या को मतलब सीधे सीधे सही हुआ कि पैसा कमी नहीं घर में, ठीक है। तो हम जब पैसे मांगते थे कि भाई पैसा दे दो, तो पहले तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि किस लिए पैसा चाहिए। और ये हमारा फर्ज बनता है पिता का कि बच्चे से पूछे कि आप पैसा किस लिए ले रहे हो, पता होना चाहिए आपको। अब हमने मांगे साहब 100 रुपए, हमने काम भी बता दिया, वन यार ये काम तो 50 में ही हो जाएगा बेटा, तू 50 रुपए पकड़ और कर। यानी कि उन्होंने हमें ओपन हैंड नहीं दिया। वो पैसे की अहमियत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, लेकिन मुझे पैसे की अहमियत पता चले तभी तो मैं आगे अपने आप को प्रिपेयर करूंगा पैसा कमाने के लिए। तो हमको तो ऐसे पैसे दिए जाते थे। एक हमारा फ्रेंड था, उसको साहब उसने पैसे मांगे 100, तुरंत 100 रुपए निकाल के दे दिए। अब वो बंदा बहुत कम पढ़ा, पढ़ने के बाद वो सक्सेस ही नहीं हुआ। बाप की प्रॉपर्टी थी उसके पास, तो उसने सोचा कि अपने पास तो बहुत कुछ है। अब उसका परिणाम ये निकला, अभी कोई ज्यादा उम्र थोड़ी ना है, 35-36 साल की उम्र है, हमसे 2 साल बड़ा वो है। तो हमको ये संस्कार दिए गए, पैसे की अहमियत बताई गई बचपन में, इसीलिए आज हम यहां खड़े हैं। पैसे के लिए हम कोई क्या बोलते मोहताज नहीं है, लेकिन वो बंदा आज पैसे के लिए मोहताज है। उसके पिताजी की जो सेविंग थी वो सारी सेविंग उसने खत्म कर दी। अब आज वो बंदा जो है बेलदारी कर रहा है।
वरना एक समय यह था कि हम लोअर टी शर्ट में क्रिकेट खेल में जावे, ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपया के गोल्ड स्टार के जूता पैरन में, और उसके पास साहब कम से कम उस समय की बात है, आज से कम 20 साल पहले की, 1000 रुपए के जूता ने पहन के रखे हो बॉस पैरन में, ठीक है। हाँ, और ब्रांडेड साहब कपड़े। तो अब बात यह है कि हम सभी वहां ऐसे इस ग्रुप में ऐसे लोग थे कि सबके ही माता पिता मतलब अच्छे खासे थे, नौकरियों में थे, तो हम पर ये उसका फर्क नहीं पड़ा कि यार ये पैसे वाला है इसीलिए ये पहन के आ रहा है। और भी थे उसमें, सब नॉर्मल आते थे, वही 100-200 रुपए के जूता पहन के गोल्ड स्टार के, और वही लोअर टी शर्ट में, और क्रिकेट खेलते थे साहब। पर बात ये हुई वहां कि हमें अहमियत पता चली पैसे की, तो हमने अपने आप को इस काबिल बना लिया। उसको पता नहीं चली, उसको ऐसा लगा कि मेरा बाप मेरे लिए बहुत कुछ सेव करके जा रहा है, इससे मेरा जीवन कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हकीकत जो है वो बहुत जल्दी उसके सामने आ गई। आज वो बंदा बेलदारी करता है, चोरी भी करता है, बेलदारी की तो बात छोड़ो, कई जगह पिटा भी है वो चोरी के चक्कर में। तो कभी भी, हाँ, कभी भी बच्चों को, अपने बच्चों को ऐसे खुला नहीं, उसको पैसे की अहमियत समझाओ, उससे पता होना चाहिए कि पैसे कैसे कमाया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चे के लिए सेविंग करना ज्यादा जरूरी नहीं है। एक 2 पंक्तियां हैं, आपने भी सुनी होंगी, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पुत्र सपूत है तो आपको पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कमा लेगा। और अगर पुत्र आपका कपूत है, कुपुत्र है, उसमें गलत आदतें हैं, तो उसको आप कितना भी पैसा इकट्ठा करके चले जाओ, वो सबको, तो मेरी बात ये सही निकली ना, संचय करने की जरूरत इतना ही करो जिससे की जरूरत है। आप सब यहां बैठे हो, लंबा सा भाषण हो गया लेकिन फिर भी सुन लो। आप सब यहां बैठे हो तो नौकरी लगाने के लिए बैठे हो, और आपकी सोच नौकरी के लिए इसलिए है कि भाई मैं अपना जीवन एक खुशीनुमा माहौल में काट लूं, यही तो है। पर हमारी सोच नेक देर में चेंज हो जाए। हम नौकरी लगे, नौकरी लगने के बाद शादी होगी, शादी होने के बाद फिर साहब बालक आ जाएंगे, बालक होने के बाद फिर टेंशन, फिर बच्चान की तरफ देखें, अपनी तरफ देखें ही ना है, क्या पहन रखा है, कैसी लाइफ स्टाइल है आपकी, कैसे जी रहे हो। ना ना ना, सर्दी पड़ रही है, घर पे गाड़ी खड़ी है 4 व्हीलर, अरे यार 150 रुपया को पेट्रोल खर्चे जाओ, डीग जाऊंगा तो मोटरसाइकिल से चल। अरे भाई क्यों दुख दे रहे हो यार शरीर को यार। आपने नौकरी लगाई अपने लिए, पीढ़ियों के लिए नहीं लगाई, वो अपने आप देखेंगे अपना। आपका फर्ज और आपका धर्म सिर्फ इतना है कि आप उन बच्चों को उस काबिल बनाओ जिससे कि आपके पैसे की उन्हें जरूरत ही ना पड़े भविष्य में। यह मूल उद्देश्य होना चाहिए, यह थॉट होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। सेविंग का थॉट नहीं, आराम से मजे से अपनी जिंदगी को जियो। कुछ नहीं है, बच्चा तो बुढ़ापे में कितने को धर दिए तुम, खांसी उठाएगी ना तो गर्म पानी ना दो लाके, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो बेटा मेरा कहने का मतलब यह था कि खनिज नीतियां क्यों बनाई गई, है ना। तो खनिज जो कि निश्चित मात्रा में हमारे पास हैं, उनका किस प्रकार से हमको दोहन करना है, किस प्रकार से आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सेविंग करके रखना है, उस चीज के लिए विभिन्न विभिन्न समयों पर खनिज नीतियां बनाई गई। देखें बेटा, राष्ट्रीय खनिज नीति 1993, इसमें यह हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर था, उस प्राइवेट सेक्टर को इस खनिज क्षेत्र में हमने एंट्री दे दी कि ठीक है भाई, अब तक तो गवर्नमेंट ही इनका दोहन करती थी, अब आप भी पैसा लगाकर, ठीक है, गवर्नमेंट को इसका टैक्स देकर, इट मींस रॉयल्टी देकर, और आप खनन कर सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखें, इसके द्वारा खनिज क्षेत्र में देशी एवं विदेशी निवेश खोला गया, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर को इसमें एंट्री दे दी।
उसके बाद आती है राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016। इसमें क्या किया हमने, इसमें निजी क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा दे दिया और उसको अधिक छूट दे दी इन्वेस्ट करने की, ठीक है। उसके बाद 2016 में एक प्रोग्राम आया हेल्प, कौन सा, ये प्रोग्राम बनाया गया था हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के लिए, ठीक है ना। यानी कि जो पेट्रोलियम है, जो ईंधन खनिज है अपने, ठीक है ना, उनमें क्या करना है, लाइसेंस देना। यानी कि इसमें भी हमने क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ते खोल दिए, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या कर दिया, रास्ता खोल दिया कि भाई आप इसमें भी अब इन्वेस्ट कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद है इंडियन मिनरल ईयर बुक, इसको ध्यान रखना। इंडियन मिनरल ईयर बुक में खनिजों की खोज से संबंधित पूरे एक वर्ष का क्या होता है, डाटा होता है। जैसे एक रेड बुक होती है ना, रेड बुक, उसमें रेड बुक में क्या होता है कि ऐसे जीव या ऐसी वनस्पति जो नष्ट होने के, लुप्त होने के कगार पर है, उसकी जो एंट्री है, उसका जो रिकॉर्ड है, वो रेड बुक में रखा जाता है। ऐसे ही खनिजों की खोज से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो आपके इंडियन मिनरल ईयर बुक में रखा जाता है, क्लियर। उसके बाद है बेटा कि इसका प्रकाशन कहां से होता है, किसका, इंडियन मिनरल ईयर बुक का प्रकाशन होता है इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस। इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस के द्वारा इसका क्या होता है, प्रकाशन होता है, ध्यान रखना, इंडियन मिनरल ईयर बुक का, ठीक। अब आगे चलते हैं। लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर, अयस्क को ओर बोलते हैं, आयरन को लोहा बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए बेटा, लोहा एक आधारभूत धातु है। यह वह वस्तु है जो औरों को बनाने के लिए काम आती है। समझ में आ गई बात। कोई और धातु बनानी है, कोई सामान बनाना है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको एक चार दीवारी खड़ी करनी पड़ेगी। चार दीवारी का मतलब कारखाना बनाना पड़ेगा। कारखानों का तो बनेगा भाई, ईंट पत्थर चूना और लोहा, तो हो गई आधारभूत ढांचू, वो आधारभूत धातु हो गई, ठीक है ना। फिर उसमें मान लीजिए नहीं, नो कोई डिस्टर्ब नहीं है, हम तो बड़े प्रसन्न हुए आप आए, ठीक है। तो आधारभूत का मतलब यह होता है बेटा कि जो धातु दूसरी धातु के निर्माण में सहायक हो। अब अपन ने, ठीक है भाई, एक कारखाना बना रही है, बिल्डिंग खड़ी कर ली, अब वो बिल्डिंग में मशीन भी तो लगाएंगे। अब मशीन का ऐसे बनी है, समझ में आ गई बात। तो जो चीज दूसरी चीज को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है वो आधारभूत वस्तु होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लोहा जो है वो एक आधारभूत ढांचा है, वो सॉरी आधारभूत धातु है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे देखें, लोहा जो है वो धारवाड़ युग की आग्नेय चट्टानों से निकलता है, कायांतरित चट्टानों से नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। लोहा कौन सी चट्टानों से निकलेगा, आग्नेय, ठीक है। आग्नेय के साथ साथ इसकी जो दो किस्में वो अवसादी से भी निकलेंगी। वो कच्चा लोहा होता है बिल्कुल, ठीक है ना, इसलिए अवसादी चट्टानों से पाया जाता है वो। अयस्क निकालना प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया, ये ध्यान रखना। मैंने आपको क्षेत्र बताए, तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो अपन कच्चा माल प्रोडक्शन कच्चा माल जो उत्पादित करते हैं वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि करना प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कच्चा माल ही तो उत्पादित कर रहे हैं अपन। लोहा खानों से निकाल रहे हैं, प्राथमिक क्रिया है। सोना खानों से निकाल रहे हैं, प्राथमिक क्रिया है। चांदी खानों से निकाल रहे हैं, प्राथमिक क्रिया है। लोहे से कोई मशीन बना दी, वो द्वितीयक व्यवसाय हो गया, ये द्वितीयक उद्योग हो गया। चांदी से, सोने से, तांबे से हमने कोई वस्तु यानी कि आभूषण बनानी है, वो द्वितीयक उद्योग में आएगा, क्लियर। ये जब इन चीजों को निकाला जाता है पृथ्वी के अंदर से, तब ये प्राथमिक क्रिया होती है। इनसे जब कोई सामान बनाया जाता है तो वो द्वितीय क्रिया होती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि सोना है, सोना साहब, अब बहुत सारी बैंक ऐसी हैं जो सोने को गिरवी रखकर लोन देती हैं, है ना। तो बैंक किस में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। सेवा ही तो कर रहे हैं कर्मचारी,
तो वो तृतीय क्षेत्र हो गया। कौन सा हो गया? तो ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। आगे चले, लोहे के प्रकार देखें, 4 प्रकार का होता है लोहा। कितने प्रकार का? नंबर 1 मैग्नेटाइट, नंबर 2 हेमेटाइट, नंबर 3 लेमोनाइट और नंबर 4 सिडेराइट, ठीक है। इसमें से सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लोहा होता है वो है मैग्नेटाइट। कौन सा? सबसे अच्छा लोहा होता है और इसमें आयरन की मात्रा 70 से 72% होती है। इसके बाद देखें, मैग्नेटाइट जो है वो धारवाड़ या कुड़प्पा चट्टानों से निकलता है। धारवाड़ या कुड़प्पा चट्टानों का मतलब आग्नेय। ये तो युग हो गए, धारवाड़ युग और कुड़प्पा युग, है ना। इस युग की जो आग्नेय चट्टानें हैं, उन आग्नेय चट्टानों से कौन सा लोहा निकलता है? मैग्नेटाइट। उसके बाद बात करते हैं हेमेटाइट की। ये भी धारवाड़ और कुड़प्पा युग की चट्टानों से निकलता है। इट मींस वही आग्नेय। कौन सी? ठीक है। उसके बाद देखें, भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट ही पाया, ये ध्यान रखना। भारत में लोहे की जो किस्म पाई जाती है वो है हेमेटाइट। होने को तो 4 हों, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में। हेमेटाइट ज्यादा मात्रा में। नमस्कार चश्मा वाले गुरुजी हो। 1 घंटा। ये वो बच्चा है जिसके ऊपर बोझ अभी रखो ना है। भैया मुँह बना चल रही, मैं मर जाऊंगा। कहा है? अभी आपने मतलब पहले ही है ना मन मार लियो। मुंह पर चले कहीं, मुंह पर चले कोई ना। अरे भाई कोशिश तो करो। सफलता हासिल करने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। आप कोशिश नहीं करोगे तो आप कैसे परिणाम तक पहुंचोगे? अब वो परिणाम चाहे आपका सुखद हो और चाहे दुखद हो, ठीक है। कोशिश तो करो यार, प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं तो क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे, यही तो होगा। ज्यादा कुछ नहीं तो क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं तो क्या होगा? कुछ ना हुआ तो तजुर्बा तो होगा। और हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति कभी सक्सेस हासिल करके नहीं सीखता है, व्यक्ति हमेशा अनसक्सेस से सीखता है। जो सक्सेस हो गया उसको सीखने की जरूरत कहां है? जो अनसक्सेस हुआ है वो सीखने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो प्रिय स्टूडेंट, कृपया बीच में डिस्टर्ब ना किया करें, ठीक है। देखें आगे, लिमोनाइट अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। सिडेराइट ये भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये निम्नतम क्वालिटी के लोहा हैं, ठीक है। इनका ज्यादा यूज नहीं किया जाता, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। आगे देखें, कच्चे लोहे के भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद विश्व में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील देश करता है। कौन सा करता है? भारत में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये 2 राज्य करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में लोहे का जो सर्वाधिक निर्यात है वो गोवा में जो एक वो है ना बंदरगाह, नाम क्या है भाई साहब का? मारमा गांव। मारमा गांव जो बंदरगाह है गोवा में स्थित है, उसी से भारत में से सर्वाधिक लोहे का निर्यात किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, लोहे के क्षेत्र एवं खान। देखें बेटा, क्या कच्चा लोहा, कच्चे लोहे से अपन चद्दर बनाते हैं, ध्यान रखना, वो कच्चा लोहे में आता है। हाँ, ये टीन्स वगैरह जो बनती हैं ये कच्चे लोहे की ही चीजें हैं, ठीक है।
इसमें जंग बहुत जल्दी लगता है और इसकी जो आयु है वो बहुत कम होती है कच्चे लोहे की। पक्का जो लोहा होता है उससे गाटर वगैरह, रेल की पटरी वगैरह, घरों में जो अपन सरिया यूज करते हैं ना, उस वो होती है पक्के लोहे की, उनमें जंग बहुत देर से लगती है और दूसरा उसकी जो एज है वो लंबी होती है। ठीक है, कठोर होता है, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा संगठन मजबूत होता है, इसीलिए वो ज्यादा लंबे समय तक उसकी एज होती है, ज्यादा लंबे समय तक रहता है वो। क्लियर? आगे चलें। आपने देखा होगा कई बार गांव में कबाड़े वाले आते हैं ना, कबाड़े वाले कहें कि हाँ भाई लोहा वगैरह कुछ कबाड़ा है क्या, अब उसको अपन लोहे को लेकर आते हैं घर में से, तो इनको साहब तो कच्चा लोहा है। कच्चा लोहा कैसे भाई, लोहा तो लोहा है। तो वो क्या कहता है, नहीं भाई ये जो है पीपा की चद्दर हुई या टीन की चद्दर हुई या और कोई चादर हुई, कूलर की चादर हुई, चद्दर हुई, वो सब कच्चे लोहे की बनी होती हैं। पक्का लोहा वो किसको मानता है? गाटर है, कोई कील है ना, वो पक्का लोहा है। सरिया है, वो पक्का लोहा मानते हैं उसको। ठीक है ना, आगे चले। लोहे के क्षेत्र एवं खाने, खान ध्यान रखना, खाने पूछी जाती हैं, सुन लो पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, लोहे के प्रकार पूछे जाए ना पूछे जाए, लेकिन खान जरूर पूछी जाएंगी कि खान कौन से राज्य में और कौन से खनिज की है। तो सुन ले, सबसे पहले उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा ही सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करता है। और उड़ीसा को जब अपन मैप में देखते हैं तो ये रहा अपना उड़ीसा। ठीक है, यहां पर कौन कौन सी खान है, तो एक तो क्योंझर, एक लोहारा और एक सुंदरगढ़। ये जो 3 खाने हैं ये उड़ीसा में। हाँ जी। देखें बेटा, 3 लोहे की खानें उड़ीसा में स्थित हैं। एक का नाम है क्योंझर, दूसरी का नाम लोहारा, तीसरी का नाम सुंदरगढ़। ये 3 खान तो हो गए उड़ीसा में। क्लियर? उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक में एक बाबा बूदन की पहाड़ी है, यहां पर एक खान है, और एक है कुद्रेमुख, ये अपन ने पढ़ा हो रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ध्यान रखना। कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा लोहे की खान के लिए। एक तमिलनाडु का सेलम, सेलम और आएगा, सलेम या सेलम, वहां पर भी क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि तमिलनाडु का सलेम क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, या फिर सलेम क्षेत्र कहां है, ऐसे है ना। तो ध्यान रखना है, बाबा बूदन की पहाड़ियां ये आपका कर्नाटक हो गया, है ना। यहां पर 2 पहाड़ी, एक तो पहाड़ी है बाबा बूदन की, किसकी? तो यहां पर किसकी खान है? लोहे की खान। दूसरा यहां पर एक कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। और ये अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने इसको पश्चिमी घाट की एक चोटी के रूप में पढ़ा था, कुद्रेमुख को पढ़ा था ना, दक्षिणी सह्याद्री में। वेरी गुड, ठीक है ना, दक्षिणी सह्याद्री में या पश्चिमी घाट जो है उसमें पढ़ा था। और उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि सब कुद्रेमुख कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी है तो सीधी सी बात है पहाड़ है यहाँ, है ना। तो पहाड़ है तो यहीं से क्या हो रहा है, लोहा निकल रहा है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बाबा बूदन की पहाड़ी भी और कुद्रेमुख की पहाड़ी भी, और दोनों लोहे के खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु देख लेते हैं पहले, ठीक है ना।
तमिलनाडु ये रहा, यहां पर एक लोहे का खान क्षेत्र है, इसका नाम है सलेम। क्या है? सलेम। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना सलेम। ठीक, अब बचता है आपका झारखंड। कौन सा? झारखंड में दो खाने हैं, एक सिंहभूम और एक मयूरभंज, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका झारखंड। यहां पर दो खाने हैं, एक का नाम है सिंहभूमि और दूसरी है मयूरगंज। ये दो खाने लोहे की किस्में हैं झारखंड में। तो देखें, ये यहीं पर है बस लोहा इंडिया में, ठीक है ना। अब कोई छोटी मोटी मात्रा में अन्य राज्यों में है, वो एक अलग चीज है। क्लियर? तो चार राज्य जो हैं वो प्रमुख हैं लोहे के लिए। एक आपका उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर झारखंड, उधर के बाद फिर दक्षिण भारत में आ जाओ, दक्षिण भारत में एक कर्नाटक है और एक तमिलनाडु है। क्लियर? ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, दूसरा खनिज है अपना मैग्नीज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैं मिटाऊंगा इसको। देखें बेटा, नेक्स्ट मैग्नीज कैसा था भाई? ये लौह धातु खनिज था ना, है ना। तो देखें, विश्व में सर्वाधिक जो मैग्नीज है उसका उत्पादन कौन करता है? ये ध्यान रखना पहली बात, ठीक। उसके बाद भारत का मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा स्थान है? कौन सा है? और भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कौन करता है? और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, ठीक है। सॉरी, ये भंडार है, उत्पादन नहीं है। भारत में सर्वाधिक भंडार मैग्नीज के उड़ीसा में है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। लेकिन जब उत्पादन की बात आएगी कि सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो फिर उत्तर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? या को मतलब समझ रहे, भंडार को और उत्पादन को। या के पास चीज तो कम है लेकिन यूज खूब कर रहा है इसको, ये इसके पास वस्तु ज्यादा है लेकिन यूज कम कर रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, जैसे कि सीधी सी बात है, 10 रोटी हैं, क्या नाम है? पूजा के पास 10 रोटी, खुशबू के पास है 9 रोटी। भंडार कौन के पास ज्यादा है? पूजा के पास भंडार ज्यादा है, ठीक है। अब पूजा ने 10 में से खाई 2, खर्चा कम पूजा ने किया है? और खुशबू खा गई 9 में से 7 अन्य, तो इसका खर्चा ज्यादा हुआ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसके पास वस्तु ज्यादा थी पूजा के पास, लेकिन पूजा ने उसमें से उतना ही यूज किया जितना कि इसको जरूरत थी। इसकी जरूरत कम थी तो कम यूज किया, खुशबू की जरूरत ज्यादा ही तो मैंने कम में से भी ज्यादा खा लिया, ठीक है ना। तो यह बात ध्यान रखना आप कि भंडार सर्वाधिक उड़ीसा में है मैग्नीज के, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे देखें, प्रमुख खान की बात कर लें, ये आपको ध्यान रखनी है, ये अक्सर कर पूछी जाती है। काला हांडी की खान, ठीक है। सुंदरगढ़ और क्योंझर नहीं पूछी जाएगी, क्यों? क्योंकि ये लोहे के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है। काला हांडी में लोहा नहीं था, काला हांडी में क्या है? मैग्नीज, और है कहां? वही उड़ीसा में, ठीक है ना। तो यह विशेषकर ध्यान रखियो
एक तो ही डायरेक्ट यूं पूछी जा सके कि काला हांडी की खान में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो उत्तर होगा, उत्तर क्या होगा? अरे मैग्नीज। क्या होगा? कहां पर स्थित है, कौन से राज्य में? उड़ीसा में। कहां पर है? ठीक है। उसके बाद आगे चलें, खान का नाम है काला हांडी, वो लोहे की थी और ये मैग्नीज की है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा था इसको ध्यान रखना है। आगे चलें, तांबा यानी कि कॉपर, मानव द्वारा उपयोग में ली गई प्रथम धातु, ध्यान रखना। आदि मानव ने, पूर्वज है हमारे आदि मानव ने जिस धातु का सर्वप्रथम यूज किया था इस पृथ्वी पर, वो था तांबा। क्या था? यह बात ध्यान रखियो, लोहे को नहीं जानते थे वो। ठीक है। तांबा और टिन, इन दोनों को मिलाकर उन्होंने कांसा बनाया। क्या बनाया? ठीक है। कैसे यूज करना शुरू किया आदि मानव ने इनका, वो मैं आपको बताता हूं, या मानव ने कैसे किया। मैं अभी फेसबुक पे परसों वीडियो देख रहा था, वीडियो क्या, वो अचानक से ही आ गई। उसमें पूरा आदि मानव से लेके, यानी कि आदि मानव से लेके सभ्य मानव तक की पूरी उसमें वीडियो थी, और कम से कम 45 मिनट की, और सारी जो वीडियो थी वो पिक्चराइज थी। समझ में आ रही बात? पहले आपको पता ही है, बगैर कपड़ों के और मानव रहता था, कोई संगठन नहीं था। जैसे आज एक समाज है ना, सब एक संगठित समाज में रहते हैं, कुछ नहीं था पहले। अलग अलग मानव रहता था वनों में, उन्हीं जीव जंतुओं के साथ। ठीक है। अब एक दिन एक शेर आया और शेर खा गया क्या? ठीक है, खा गया तो वो दूसरे देख रहे, उन्हें बचाने की कोशिश ना करी। क्यों? क्योंकि उनके कोई संवेदना ही नहीं थी, कोई भाव ही नहीं थे उसके प्रति। और भाव क्यों नहीं थे? क्योंकि वो फैमिली मेंबर नहीं था। है? आपको पता है, अपन सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वहां में अपन ने खबर पढ़ी साहब, फ्रंट पेज पर ही, कि वहां पर इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें 10 मर गए, 50 घायल। अरे यार गलत हुआ, बस इतना ही भाव जागृत होगा, गलत हुआ। ये वो ना सोचेंगे अपन के मर गए तो मर गए, पढ़ो गलत है वो यार, नेक्स्ट तुरंत अगली बात पे चले जाएंगे खबर पे। और वही काम या उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे कोई हमारा फैमिली मेंबर होता तो क्या होता? फिर आप उस खबर को छोड़कर अगली खबर पे जाते? क्यों? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हमारे भाव जुड़े हुए हैं हमारी फैमिली से। समझ में आ गई बात? पहले ऐसा नहीं था आदि मानव के समय, तो वो ऐसे ही खा गया, उसको खा गया, तो अब उसे पता चला यार ये खा गया तो खा गया, चलो कोई बात नहीं। अब ये तो है भाई कि एक जैसे दिखने वाले जो जानवर हैं वो भी समझते हैं कि यार ये हमारी कुल को है। होता है कि नहीं होता है? तो धीरे धीरे उनमें ये समझ विकसित हुई, यार ये तो हमारे जैसा है, हमारे कुल का है। ठीक है। और ये चीज उन्होंने जानवरों से सीखी, क्योंकि मानव के अलावा जो और जीव थे वो अपनी अपनी जाति में रहते थे इकट्ठा, तो उन्होंने वहां से सीखा कि यार ये सब एक जैसे एक साथ रहते हैं, तो हम भी एक जैसे एक साथ रहे। अब जब वो एक साथ रहने लगे तो शेर आया, और शेर फिर उन इतने लोगों को देखकर शेर भाग गया। अब इससे उनको यह सीखने को मिला कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम पर कोई हमला नहीं करेगा। ठीक है। अब और सुन लो, पत्थर को इन्होंने एक हथियार के रूप में यूज करना कैसे सीखा? एक जंगली जानवरों ने एक उसको भैंस पट्टा जो भी होते हैं उसको मार दिया, और वहां पे भेड़िया लग रहे खावे, जंगली कुत्ता भेड़िया वगैरह,
तो वहां पे इनके हाथ में डंडा डंडा से उन्हें लेके गए, ठीक है, उन्हें लेके गए तो उनमें तो उन्हें दूर कर दिया। फिर एक जने ने वहां में एक हड्डी से तोड़ के, नहीं बाकी संग 3-4 हड्डी आ गई और वहां मांस भी आ गया साथ उसके, लेके भाग गए भाई माते। अब लेके आदि मानव की बात कर रहा हूँ, आदिवासियों की, आदिवासी नहीं आदि मानव, सॉरी। तो वो लेके भाग गए तो वहां पर जाकर क्या कर रहे थे, बात तोड़ पे लग रहे, वो टूटे नहीं है, जान ही ना कहीं टूटे ही चीज, ठीक है ना। तो एक माने आदि मानव ने पत्थर से उठाओ, वहीं बगल में पड़ो वाक्य में, मानव पत्थर वहां पर मार रहा हूं जोर जोर से। अब चूंकि उस पत्थर में थी धार, क्या थी, धार, नुकीला था वो, तो वो जोर जोर से मार रहा है, बात कटको, हाथ ही कटको। अब समझ में आया कि जो धारदार चीज होती है ये किसी चीज को काट भी सकती है, तो फिर वो पत्थर का यूज करने लगे हथियार के रूप में। धीरे धीरे फिर उसको लगा कि यार पत्थर से भी कोई चीज और भी कोई चीज धारदार हो सकती है, तो पीतल मिलेगी उन्हें। पीतल को उन्होंने घिस घिस के धारदार बना लिया। पत्थर तो नहीं बनता धारदार, लेकिन पीतल घिस घिस के बन जाती है। लेकिन पीतल कैसी होती है, थोड़ी सी मुलायम होती है अपनी प्रकृति में। तो जैसे ही वो किसी चीज पर उसको मारते थे तो पीतल मुड़ जाती थी। तो उन्होंने कहा कि कोई और कठोर चीज चाहिए। तब फिर उन्होंने एक कांसे का खोज कर दी या आविष्कार कर दिया कि यार ऐसे टिन और कांस, उसको पीतल को मिलाओ, इससे कांसा बन जाएगा। तो ऐसे कर करके मानव अपने विकास में आगे बढ़ा है, ध्यान रखना। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का यूज किया, उत्तर होगा, ठीक है। इसीलिए इसको प्रागैतिहासिक काल की धातु माना जाता है, ध्यान रखना। किसकी, इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो तांबा है वो प्रागैतिहासिक काल की धातु है। लोहा जो है वो आपके आद्यैतिहासिक काल की धातु है। समझ में आ गई बात। उसके बाद बात करें, देखें कांसा, ये कांसा कैसे बनता है, तो तांबा प्लस टिन, इन दोनों को मिलाकर कांसा बनता है। एक चीज और है, पीतल, तांबा और जस्ता को मिलाकर बनती है। ये पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना कि कांसा कैसे बनता है, पीतल कैसे बनती है। और ये 2 ही क्वेश्चन है कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाने वाले, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांसा को बनाने के लिए कौन सी धातु का यूज और पीतल को बनाने के लिए कौन सी 2 धातुओं का यूज। उसके बाद बात करते हैं कि तांबा जो है वो धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। कैसे, उपयोग क्या है, तो तांबे के बर्तन बनते हैं, बताइए। बिजली के तार बनते हैं तांबे से, ठीक है। आभूषण भी बनते हैं, जो गरीब देश हैं वहां पर तांबे के आभूषण पहनते हैं, ठीक है। स्टील उद्योग में भी काम आता है, कौन, तांबा, ठीक है। आगे देखें बेटा, याद तो परिचित होंगे चुकची माता थे, चुकची माता पढ़ी है ना अपन ने, चिली में हमने चुकची माता पढ़ी थी। और चुकची माता जो है वो विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाली तांबे की खान है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इसको, चुकची माता को, विश्व में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन चुकची माता की खान चिली से होता है। खान पूछे तो चुकची माता, देश पूछे तो, क्लियर। आगे, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। ये 2 ही हैं, ध्यान रखना इंडिया में, एक तो राजस्थान, और राजस्थान का भी जो झुंझुनू वाला क्षेत्र है वो, समझ में आ गई बात, और एक आपका मध्य प्रदेश। खान देखें कौन कौन सी हैं भारत में। खानों की बात करें तो मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक खान है जिसका नाम है बालाघाट की खान। कौन सी खान, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत में सर्वाधिक जो तांबे का उत्पादन है वो इसी खान से होता है, बालाघाट की खान से। तो इसको स्पेशली आपको याद रखना है कि जो बालाघाट की खान है, ठीक, बालाघाट की खान जो है वो तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए, तांबे के उत्पादन के लिए। और भारत में सर्वाधिक जो तांबा है वो इसी बालाघाट की खान से निकलता है। आगे बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में खेतड़ी की खान है। किसकी है, कहां पर है, भारत की सबसे प्राचीन खान है। इसकी विशेषता ये है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो है ना बालाघाट की खान, ये प्राचीन नहीं है, प्राचीन है खेतड़ी की खान। किसकी खान, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक किससे होता है, बालाघाट की खान से, ठीक है। एक और अलवर में एक और खान है जिसका नाम है खोदरीवा की खान। किसकी खान,
खोद अरीबा की खान जो कि अलवर में स्थित है, ये भी तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। क्लियर। अब चलते हैं आगे मित्रों। सोना, हाँ जी, हाँ, तांबा है, अलवर की जो खोदरी बाई की खान है उससे भी तांबा निकलता है बेटा। ठीक है, दोनों से तांबा निकलता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जब अपन राजस्थान के उद्योग पढ़ते हैं तो उसमें से एक तांबा उद्योग आता है, और उसमें एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। वो तांबे की फैक्ट्री है और खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, अब वो बंद पड़ी है, अब वो बंद पड़ी है, क्योंकि आपको पता ही है ना कि सारी जो सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्ट्रियां हैं वो सब लगभग बंद होती जा रही हैं, और इसका सीधा सीधा सा कारण है क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी है। ठीक है ना, वो काम कर रहे हैं। देखिए बेटा, सोना कैसा रहे, सोना ऐसा ही रहेगा, ऐसी कलर को रहे ना। ठीक है, देखिए बेटा, जो सोना है वो धारवाड़ चट्टानों से निकलता है। किससे निकलता है? हम सोने का सर्वाधिक उत्पादन तो नहीं करते, लेकिन सर्वाधिक खपत जरूर करें। हाँ, सर्वाधिक खपत यानी कि यूज में कौन लेता है सोने को? भारतवासी। विश्व में सर्वाधिक खपत कौन करता है? यह ध्यान रखियो, है ना। जब तक लाली के मतलब शरीर पर 10-20 कितने साहब, कम से कम 500 ग्राम, 500 ग्राम तो नहीं पर 100-200 ग्राम सोना ना हो, 4-5 किलो चांदी ना हो, तब तक तो आनंद ही ना है। हाँ, चाहे लाली में इतना वजन ही ना है, पर लाली को पहनाएंगे जरूर, वो तो भलो हो या थोड़ी सी नई उसका सोच का, और नहीं पहले तो मैं पता ही 2.5 किलो के वो पहने पावन में खड़ुआ। हाँ, मैं वही बात है कह रहा हूं, आजकल की लाली के अगर पहरा दिए जाना तो पैर उठा वो भारी पड़ जाएगा, चल में तो बहुत दूर की बात है। सही बात है ना। ठीक, लेकिन भारत में क्या है बेटा, भारत में सोने की खपत इसीलिए होती है, कोई सोना खावे वाली चीज तो है ना है। भारत में जो महिलाएं हैं, और महिलाएं नहीं पुरुष भी, ठीक है ना, अधिकतर गोल्ड के जो आभूषण है वो पहनना पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ जो सोने की खपत होती है वो सर्वाधिक आभूषणों में ही होती है। किसमें होती है? ठीक है, तो सर्वाधिक खपत कौन करता है विश्व में? भारत करता है सोने की। उपयोग देखें बेटा इसके, ये थोड़ा सा जरूरी है, ये तो हमको पता है सा आभूषण बनाने में काम आता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन इसके साथ साथ मित्रों ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी काम आता है ये। हाँ जी, किसके रूप में? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में, और बैंकिंग क्षेत्र में। हेलो मोहम्मद जी, नमस्ते। देखिए बेटा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में कैसे यूज किया जाता है। हर देश के पास अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है, जैसे हमारे पास है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उस देश की जो सेंट्रल बैंक है उसी को अधिकार होता है कि वो अपने यहां पर मुद्रा छापे। समझ में आ गई बात? अब मुद्रा छापने के लिए आपको ध्यान रखना है इस चीज को कि आपकी अर्थव्यवस्था को देखकर आरबीआई मुद्रा छापेगी, ये ध्यान रखना। वैसे तो आरबीआई के लिए छूट है, वो कितने भी नोट छाप सकती है, बराबर। नोट से होगा क्या, बताओ मुझे आप। नहीं 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 नहीं, नो,
ऐसा नहीं, मैं वो चीज अलग बताऊंगा आपको। कैसे मत छपे, वो नहीं मतलब वो नहीं सीखना अपन को कैसे छपते हैं। ठीक है, देखें, हर देश के पास करेंसी छापने का अधिकार होता है। ठीक है, और अपन ये सोचते हैं, क्योंकि अपन जानते ही नहीं है करेंसी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में, कि करेंसी और प्रोडक्ट का क्या संबंध है, तो अपन ये सोचते हैं खामा खामा हल्ला मचा रखो, पैसा ना है, छाप लो ना पैसा, सरकार के हाथ में पैसा छाप लो, ऐसे कह देंगे ना, कह दें। पैसा छापने से कुछ नहीं होगा, हमें चाहिए वस्तु पर्याप्त मात्रा में, जिसका कि हम यूज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में। पैसा खाए थोड़ी जाए, खाए तो अनाज ही जाए। अब उस अनाज को खरीदने के लिए करेंसी की जरूरत है। ठीक है ना, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, संसाधन नहीं है आपके पास आपकी जनता के लिए, आप कितने भी पैसे छाप लो, क्या होगा उससे, मिलेगा ही नहीं। मैं आपको इसकी इराक की और जिम्बाब्वे की बात बताता हूं। इराक एशिया महाद्वीप का देश है और जिम्बाब्वे जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, जिम्बाब्वे में इतनी महंगाई दर बढ़ गई कि उसने मुद्रास्फीति का रूप ले लिया। मुद्रास्फीति का मतलब समझ दो, जब करेंसी की औकात घट जाए उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, मान लीजिए हमारे यहां प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट कम होगा तभी तो भाव बढ़ेंगे, और प्रोडक्ट अगर ज्यादा हुआ तो भाव अपने आप कम हो जाए, तो उसी को बोलते हैं मुद्रा की औकात। जिम्बाब्वे में क्या हुआ, जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था सन 2002 के बाद बिल्कुल धरातल में चली गई, वहां पर किसी चीज का उत्पादन नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, वहां की जो बैंक थी या जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या इसका तरीका निकाला कि आप ऐसा करो, पैसा छाप दो। 50-50 हजार के नोट चला दिए बने, एक नोट। अब उससे उस चीज से कोई लाभ मिला क्या, मिल सकता है क्या? वो कट्टा बोरीन में भर के पैसा ले जावे घर से, और उधर से 1 किलो चीनी और एक चाय की पत्ती लावे बातें। तो पैसा ज्यादा छाप लो ये कोई इलाज नहीं है, बात है प्रोडक्शन की। आपके पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए उचित मात्रा में, जिसका यूज आपकी जनता कर रही है। समझ में आ गई बात? और इसको बेहतर तरीके से अपन जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, आगे चले। हाँ, मैं कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में जब हम विश्व बैंक से या किसी भी वैश्विक बैंक से पैसा उधार लेते हैं, सुन लो बाप, तो वो जो है वो अपने पास सोना गिरवी रखवाती है, तब वो पैसा उधार देती है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में सोने का यूज किया जाता है। समझ में आ गई कछु बात? काके में जैसे कि हम सोनार के पास जहां पैसा लेवे वो काके को भाई देख भरोसा कछु ना है, गिरवी रख जा पैसा ले जा, सेम वही स्थिति है। कोई देश जिसके पास पैसा नहीं है और वो IMF से या विश्व बैंक से पैसा लेना चाहता है, तो वहां पर आपको सोना गिरवी रखना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, दूसरा, बैंकिंग क्षेत्र में आपको पता ही है, अब तो बहुत सारे बैंक हैं जो सोना लेके नहीं लोन दे रहे हैं, तो बैंकिंग क्षेत्र में भी यूज हो रहा है। और तीसरा, आभूषण बनाने में। ठीक है, अब आगे सुन लो। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका देश करता है। कौन सा करता है? और जब खान की बात करते हैं तो खान है साहब जोहान्सबर्ग की खान। किसकी? कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर है? 2 खान और बढ़िया बनने, अगर यार ध्यान हो तो, कुलगाड़ी और कालगुड़ी।
कालगुड़ी की खान ये और कुल्हाड़ी की खान ये, और दोनों कहाँ हैं? ये वैसे भी आपको ध्यान रखनी है, ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है खान। जोहान्सबर्ग और कालगुड़ी या कुल्हाड़ी। जोहान्सबर्ग की खान दक्षिण अफ्रीका देश में और कालगुड़ी या कुल्हाड़ी की खान ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? आगे चले, भारत में देख लेते हैं इसकी खान साहब। देखें, भारत में जो इसकी खान है, एक तो है कर्नाटक में। कर्नाटक में दो खान है, एक कोलार की खान और एक हट्टी की खान, और ये तो पूछी भी जा चुकी है, हट्टी। तो सोने की दो खान कर्नाटक में, एक का नाम कोलार और दूसरी का नाम है हट्टी। ठीक है, अब आप सुन लो आगे। कोलार खान के सोने का उपयोग आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ, ध्यान रखना, ठीक है। और हट्टी की खान के सोने का उपयोग एसबीआई करती है, स्टेट बैंक ऑफ, दोनों गवर्नमेंट बैंक हैं। ठीक है, तो कोलार की खान का यूज आरबीआई के द्वारा किया जाता है, हट्टी की खान का यूज एसबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है भारत में सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन कर्नाटक में। भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? और सर्वाधिक भंडार भी किसके पास है? उसके बाद देखें बेटा, झारखंड, झारखंड की सिंह भूमि और कदरा कोच या कुदरा, कुदरा कोच, ये दो खाने जो कि झारखंड में स्थित है, और किसकी है? सोने की, गोल्ड की खाने हैं दोनों। किसकी है? गोल्ड की खाने। इसमें से ये ध्यान रखना, कुदरा कोच। ठीक है, आगे चले, देखें बेटा चांदी, इसको भी आप सभी जानते हो, कहा बोले हैं तो इंग्लिश में, वेरी गुड, और शुद्ध हिंदी में रजत। अरबी। ठीक है, आगे देखें बेटा, चांदी मिश्रित रूप में पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, और मिश्रित रूप में किसमें? तांबा भी होगा, सोना भी होगा, जस्ता भी होगा। हमेशा चांदी मिश्रित रूप में पाई जाएगी, और खासकर सीसा जस्ता के साथ पाई जाती है। किसके? क्लियर? चांदी का जो अयस्क है, इसको भी ध्यान रखना, अग्रेनाटाइट। चांदी के अयस्क का नाम क्या है? अग्रेनाटाइट। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको करता है। कौन करता है? ठीक है, और भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, कौन करता है? ठीक है ना, राजस्थान में आपको पता होगा जाबर की खान है, उदयपुर में स्थित है। आगे चलें, देखें बेटा, बॉक्साइट, कौन सा है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु निकलती है, कौन सी? और विश्व में सर्वाधिक भंडार और उत्पादन बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया करता है। और जब बात करें भारत की, तो भारत में उत्पादन और भंडार सर्वाधिक उड़ीसा में। कहां पर है? उसके बाद है सीसा जस्ता, कौन सा? सीसा जस्ता का जो अयस्क है उसको गलेना कहते हैं, और ये कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। और सीसा जस्ता जुड़वा खनिजें जहां भी मिलेंगे संयुक्त रूप में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? समझ में आ गई बात? कभी भी अलग अलग नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडार कहां है? काई को? जस्ता का उपयोग पीतल बनाने में किया जाता है, और लोहे को जंगरोधी बनाने में भी किया जाता है। कोटिंग, कोटिंग शब्द है ये। ठीक है, क्लियर? ये आपका सीसा जस्ता हो गया। अब्रक, अब्रक जो है वो आग्नेय व कायांतरी चट्टानों से प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। भारत में अब्रक के सर्वाधिक भंडार व उत्पादन आंध्र प्रदेश। कहां पर है? इसका उपयोग जो है वो विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, रडार बनाने में और वायुयान बनाने में होते हैं। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, अब्रक की ईंट बनाने में भी है। अब्रक की
ईंट बनाने में। क्लियर? उसके बाद देखें हीरा। हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। तुमने यू गीत ना सुना होगा? यू तो सुना दिया, अब ये सुन ले ना। देखो बेटा हीरा, हीरा आप कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हो। ये कार्बन का शुद्ध रूप है और सबसे प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों में पाया जाता है। ध्यान रखना, हीरा कौन सी चट्टानों में? ये धारवाड़ चट्टानों से नहीं है, धारवाड़ युग की चट्टानों से नहीं, ना ही कुड़प्पा चट्टानों से। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों में या प्री कैम्ब्रियन युग की जो चट्टान है उसमें हीरा पाया जाएगा। विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन जायरे देश करता है। कौन सा? हेलो, नमस्कार, बोल। तो वहां स्कूल में तू बैठो, मैं हूं। कौन नहीं माने? वो बालगंध कहनी है भाई। अरे बॉस मेरे, वो रजिस्टर ले ले, ठीक है? वो हम नंबर भी लिख रहे हैं। सही बात है, करते जाओ डिले, कोई दिक्कत ना है। ठीक है ठीक है, हाँ मैं कह दे रहा हूँ आराम से डिले करो, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है ठीक है। हाँ भाई, हीरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? जायरे। उसके बाद देखें भारत में सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। ध्यान रखना, इसकी जो प्रमुख खान है वो सुन लो। ये दोनों खानें पूछी जाती हैं, पन्ना एवं सतना की खान। ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं और हीरे की खानें हैं, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, आंध्र प्रदेश में कुरनूल की खान और गोलकुंडा की खान, ये पूछी जाती है, गोलकुंडा की खान। और गोलकुंडा की खान इसलिए पूछी जाती है क्योंकि आपको पता है विश्व का सबसे महंगा जो हीरा वो है कोहिनूर। और कोहिनूर जो हीरा था वो इस गोलकुंडा की खान से निकला था, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, क्लियर? आगे देखें, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में किम्बरले की खान है दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर है? किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में। भारत में से मध्य प्रदेश की पन्ना और सतना याद रखनी है और दूसरी आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा याद रखनी है और विश्व में किम्बरले की खान याद रखनी है। उसके बाद नोट में ये लिख रहा है कि मुंबई में हीरे का सबसे बड़ा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? आगे चले। उसके बाद है कोयला। ठीक है, कोयला को उद्योग की क्या कहते हैं? कोई भी उद्योग हो वो सभी कौन सी ऊर्जा से चलते थे? थर्मल पावर से। और थर्मल पावर बनाई जाती है हमेशा कोयले से। ठीक है ना? तो जो कोयला है वो किसी भी उद्योग की क्या होती है? जब ही तो चलेंगी मशीन, जब ऊर्जा होगी। ऊर्जा ही ना होगी तो कैसे चलेगी मशीन? ना चलेगी ना। 5-6 दिन अगर रोटी ना दी जाए, पानी ना पिलाया जाए, ऑक्सीजन ना दी जाए तो फिर काम ना करेगी ना बॉडी। बॉडी काम थोड़ी है, टिकट कट जाएगी। वेरी गुड, ऐसे ही टिकट इनकी कट जाएगी बगैर आए कोयला है। ठीक है ना, इसीलिए इसको रोटी कहा गया। किसकी? उद्योगों की। कोयले को काला सोना भी कहते हैं, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। कोयला, पेट्रोलियम और गैस तीनों अवसादी चट्टानों में पाई जाएंगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं कोयले के? 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है? नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, एंथ्रेसाइट जो है वो उच्च गुणवत्ता एवं कठोरता पाई जाती है, इसमें ध्यान रखना। उसके बाद कार्बन की मात्रा इसमें 80 से, यह कोयला केवल जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखना। एंथ्रेसाइट कोयला सिर्फ और सिर्फ भारत में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। समझ में आ गई बात?
भारत में जो सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है उसका नाम है बिटुमिनस। क्या नाम है? आगे देखें, बिटुमिनस कार्बन की मात्रा इसमें 55 से 80% होती है। भारत में यही कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद लिग्नाइट की बात कर लें तो ये कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है और इसे भूरा कोयला भी राजस्थान में यही मिलता है, सर्वाधिक ध्यान रखना, लिग्नाइट। ठीक है। उसके बाद पीट, कार्बन की मात्रा 40% भी कम होती है, 40% से। और ये जो लकड़ी का कोयला होता है ना, सेम वैसा होता है। ठीक है, राख बन जाती है इसकी पीठ की। आगे चले। हाँ भाई, विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है और भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, क्लियर। जबकि सर्वाधिक भंडार कहाँ है कोयले के भारत में? झारखंड में। खान देख लें बेटा, पहली खान का नाम है झरिया की खान। किसकी? झाते झरिया और झाते झारखंड, ध्यान रखना। ठीक है। भंडार व उत्पादन में प्रथम स्थान है कौन सी खान का? झरिया की खान का। क्लियर। दूसरी है रानीगंज की खान। किसकी? और ये कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऐसा दिमाग में फिट बैठ जाता है, उसको आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी सही करने की कोशिश कर लो, वो हमेशा गलत होता है। वो यही है, ये रहा रानीगंज। मैंने शायद 2009 में एक पटवारी का पेपर दिया था, वैसे ही। हाँ, तैयारी वैयारी कुछ नहीं थी, तो उसमें ये आया था रानीगंज कहाँ है। अपन करिया बिहार। ठीक है। अब उसकी आंसर की आई, उसमें आंसर आया पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत नहीं। और रीट का एग्जाम हुआ, आरटेट हुआ था, रीट तो क्या हुआ था 2011 में। फिर आया रानीगंज कहाँ है, खूब पतोई पढ़ के गए बिहार में, सॉरी पश्चिमी बंगाल में पढ़ के गए, पर चूंकि वो तो दिमाग में बैठो पढ़ो ना, ऑप्शन में बिहार का रिया है साहब। फिर गलत है को, दो बार गलत है को यार, ये हर बार गलत है जाए इनका ही गले से। फिर टीचर का एग्जाम हुआ जिसमें सेलेक्टेड हूं मैं। फिर ये क्वेश्चन आया रानीगंज कहाँ है, और खूब पढ़ के जा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन को आदमी कैसे गलत कर सकता है? बार 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 इसको वो देख रहा है कि यार तू इसको गलत करके आ रहा है, इसका आंसर ये है। ठीक है, खूब पता है पश्चिम बंगाल, लेकिन टिक लगो बिहार पे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐसी बैठ जाए दिमाग में कि वो फिर निकल ही नहीं पाती, जबकि ऐसा होता नहीं है, ये कभी भी नहीं होगा किसी के साथ। एक बार गलती है, जब दो बार है जाए या तो तीन बार गलती है रही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना है इस खान को, रानीगंज की खान। और ये अक्सर कर एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो रानीगंज की खान पश्चिमी, और किसकी खान है? Let me show you how we do stuff कोयले around की। here. किसकी है? ठीक है, आगे चलें। पेट्रोलियम, आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी के लिए। कल फिर मिलते हैं आपसे।